चल रहे हैं हम एक और नए विषय को समझने। इसमें हम समझेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। अभी तक हमने खतरे समझे, पारंपरिक खतरे क्या है, अब हम सुरक्षा के तरीके समझेंगे। क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को इन पारंपरिक खतरों से बचा सकते हैं। देखो साफ सीधी बात है, हथियार से खतरा है तो हथियार से ही सुरक्षा है। हथियार से अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो आप हथियार से ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर आपको हथियार से खतरा है तो आपको भी हथियार बनाने पड़ेंगे और आपको अपने आप को हथियारों के मामले में अपने दुश्मन के मुकाबले में एक बराबर होना पड़ेगा। शीत युद्ध यही तो था ना, शीत युद्ध में चल क्या रहा था, यही तो चल रहा था ना। वो हथियार बना रहा था तो दूसरा भी हथियार ही तो बना रहा था। ये पारंपरिक सुरक्षा का अगर सबसे आपको स्पष्ट उदाहरण देखना है तो शीत युद्ध को देख लो। शीत युद्ध में क्या चल रहा था, वो हथियार बना रहा था पारंपरिक सुरक्षा से बचने के लिए, तो वो भी हथियार बना रहा था। पारंपरिक सुरक्षा में खतरा भी उसी से है और सुरक्षा भी उसी से है। खतरा भी हथियार है तो सुरक्षा भी हथियार ही है, कुछ और नहीं है। तो यही चल रहे हैं विस्तार से समझने। चलिए समझ लेते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। क्या है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही या परिवर्तित विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे को जनहानि से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शस्त्र निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। ये उम्मीद की जाती है, ये उम्मीद ही की जाती है, ऐसा होता नहीं है कि कोई निहत्था है, कोई कमजोर है, कोई ये है। तो आज के टाइम पे ये नहीं होता। जब युद्ध होता है ना तो सबको मारा जाता है, सबको बकरे की तरह काट दिया जाता है। सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े हैं, सिद्धांतों की बात नहीं करना। हकीकत में जब युद्ध होता है, आप देख लो, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो क्या बच्चे नहीं मारे जाते? बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म ये कहता है। पता होता है, वो भी तलवार और बंदूक के निशाने पर आते हैं। और जब युद्ध होता है तो दूसरी सेना ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, ये महिला है, वो सबको ठोकते हैं। उम्मीद तो की जाती है, सिद्धांत बना रखा है हमने कि युद्ध करना है तो सिर्फ तभी करना है, पहले तो आत्मरक्षा के लिए और दूसरा कि किसी जनहानि को रोकने के लिए। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने जब भी भारत पर हमला किया है, क्या ये कारण थे एक भी बार? या चीन ने जब भारत पर हमला किया तो क्या तब ये कारण थे? या रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ये कारण है? आप ही नहीं है। अब आप देखिए ना, है ये कारण नहीं। और क्या रशिया और यूक्रेन की सेना ये देख रही होगी जब अपने हथियारों से गोलियां दाग रही होगी तो ये किसको लगेगी? ये देख रही होगी, आप ही नहीं देख रहे। ये चीजें समझने वाली बात है। सुरक्षा के लिए जो खतरा है ना, पारंपरिक खतरा हथियार से, हिंसा से है, तो हिंसा ही उसकी सुरक्षा का तरीका भी है। लड़ाई को लड़ाई से ही रोका जा सकता है। अब लड़ाई पे कोई तुला है तो उससे आप शांति से तो नहीं बच सकते ना भाई। आप या तो भाग जाओ, करो ही ना, या फिर आप उसको जाइंट दिख जाओ कि वो आपसे लड़ने ही ना आए, या फिर लड़ो तो फिर दबा के लड़ो। यही तरीके। आगे भी सुन लो, अभी और पता चल जाएगा। अभी सेना को उतना ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लिया जाए। ये सब कुछ नहीं होता।
जब युद्ध होता है ना तो सेना ये नहीं देखती, सेना जीतने के मोटिव से लड़ती है। सेना सेना इस मोटिव से नहीं लड़ती कि हमें सिद्धांत का पालन करना है। पाकिस्तान देश की सेना तो खास तौर है, एक बात के लिए हम इस मोटिव से लड़ सकते हैं, नहीं तो हम भी 71,000 सैनिकों को वही गोली मार देते, क्या कर लेते, कुछ कर लेते हमारा। उन्होंने आत्मसमर्पण किया फिर भी हम गोली मार देते, लेकिन हमने क्या युद्ध की नीतियों का, वैश्विक नीतियों का क्या किया, अनुसरण किया, नहीं तो हम गोली मार देते, क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, है ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने उन आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को आत्मसमर्पण करने दिया और उनको फिर हमने उन पर हथियार नहीं उठाए। हम तो कर लेते हैं सिद्धांतों का पालन, लेकिन हमारे जो ये दो पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, दुनिया में ऐसे बहुत से खुराफाती देश हैं जो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते। अपने ऊपर जब आएगी तो वो चाहेंगे कि सिद्धांतों का पालन हो, लेकिन जब अपना पल्ला दूसरे वाले के ऊपर भारी रहता है तो वो ये नहीं देखते कि इस सिद्धांत में कुछ चीज है, वो नहीं देखते। समझ में बात? आगे सुनो। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए। युद्ध जब होता है ना, ये सब नहीं देखा जाता, ये सब नहीं देखा जाता, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। युद्ध होता है तो फिर युद्ध होता है, यही बताया जा रहा है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों से बचने की यही तरीके हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके यही है कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध करो भाई, और क्या कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास विकल्प ही क्या है। आप युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। आगे सुनो। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। भाई सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहले क्या, अस्त्रों को नियंत्रित करना, हथियारों को नियंत्रित किया जाए कि भाई तेरे पास भी इतने ही इस प्रकार के हथियार होने चाहिए, मेरे पास भी। शीत युद्ध को रोकने के लिए यही तो किया गया था ना, दोनों महाशक्तियों ने यही तो किया था ना, अस्त्र नियंत्रण किया था, निशस्त्रीकरण किया था और दोनों के बीच में विश्वास की बहाली करी गई थी, तभी तो रुका था ना शीत युद्ध। नहीं शीत युद्ध कभी रुकता, दोनों देश हथियार पे हथियार बनाते, कौन रोक पाता, कोई रोक पाता, कभी नहीं रोक पाता। सुरक्षा की पारंपरिक तरीके यही है कि आप दुश्मनों के बीच में क्या पैदा करो, विश्वास। दुश्मनों के हथियारों को कम से कम करो और हथियारों के उत्पादन को खत्म करो। लेकिन कहीं होता नहीं, आज के टाइम पर उल्टा होता है कि मेरा दुश्मन जितना ताकतवर होगा मैं उससे 2 गुना ताकतवर होगा, जिससे कि वो मुझ पर हमला करने से ही डरे। यही कर होता है ना। आज अगर यूक्रेन रशिया से युद्ध में भिड़ा पड़ा है तो क्यों भिड़ा पड़ा? क्योंकि रशिया ने तो निशस्त्रीकरण नहीं किया ना, और यूक्रेन से सारी की सारी मिसाइल्स ये वो उसे निशस्त्रीकरण कर दिया गया, उसके हथियार उसे छीन लिए गए। अभी तो यूक्रेन आज रशिया से युद्ध लड़ रहा है, तो अगर आज यूक्रेन के पास उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स होती तो क्या उसे रशिया से युद्ध का सामना करना पड़ता? कदापि ही नहीं करना पड़ता। समझ में आई बात? उसे कदापि ही युद्ध का सामना नहीं करना पड़ता। तो युद्ध से बचने के ये तरीके जरूर बताए गए हैं, लेकिन इनका कोई पालन नहीं करता। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से बचने के लिए, सुरक्षा की पारंपरिक खतरों से बचने के लिए इन तरीकों का कोई प्रयोग नहीं करता आज के टाइम पर। और मैंने तो आपको बता दिया, आज का टाइम अर्थशास्त्र का समय है, इकोनॉमिक पावर का समय है। आज पैसा ही सब कुछ है, और पैसा तभी तक बनता रहेगा जब तक शांति बनी रहेगी।
व्यापार चलता रहेगा और व्यापार तभी चलता है जब शांति बहाल होती है। बिना शांति के व्यापार चलेगा कभी? कदापि नहीं चलेगा। तो आज आर्थिक ताकत, आज जो जितना बड़ा आर्थिक जाइंट होगा वो उतना ही ताकतवर होगा। इसीलिए आज सुरक्षा के पारंपरिक धारणा कि ये जो खतरे के तरीके हैं ये कम खतरनाक है, उससे ज्यादा आज मोटिव है देशों का आर्थिक रूप से ताकतवर बनना। ठीक है। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, 1992 की रासायनिक हथियार संधि ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने WBC और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। युद्ध में कभी भी जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात पर दुनिया मानती है। जैविक हथियार समझते हो? बैक्टीरिया, वायरस छोड़ के हथियार जो पूरी की पूरी नस्लें खत्म कर दे, पता भी ना चले और देश खत्म। ये आज के टाइम पे बहुत सारे देशों के पास ऐसे भी हथियार हैं कि उन्होंने वायरस रख रखे। क्रिस 3 मूवी देखिए, उसमें जो वो क्या करता है, ये यही तरीका अपनाता है ना देश को बर्बाद करने का, वायरस का तरीका अपनाता है देश को बर्बाद, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए। ये उदाहरण है। तो आज के टाइम पर विश्व के बहुत सारे देशों ने इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर मनाही कर रखी है कि हम युद्ध में कभी भी उतरेंगे तो ये वाला हथियार कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। और CWC केमिकल वेपन्स कि हम कभी भी युद्ध में केमिकल वेपन्स का भी यूज नहीं करेंगे। भाई ने गैस छोड़ दी, पूरा देश ही सो गया, खत्म हो गई सेना, खत्म। तो हाँ, तो युद्ध को न्याय संगत बनाने के लिए इन दो तरीकों के वेपन्स को सीधे तौर पर प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी देश इन दो तरीके के वेपन्स का यूज नहीं करेगा। युद्ध में सीधे तौर पर मनाही है इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर। ठीक है। और पूरे विश्व के एक पे तो कितने देश माने हैं? एक पे 155 देश माने हैं कि हाँ भाई हम युद्ध जब भी होगा ये हथियार प्रयोग नहीं करेंगे, और एक पर 181 देश माने। CWC के लिए 181 और BWC के लिए 155 देशों ने कर रखा है। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। CWC का मतलब क्या है? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन। और BWC का क्या फुल फॉर्म है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है। जैविक हथियार संधि और एक है रासायनिक हथियार संधि। ठीक है। ये याद रखनी है इनकी फुल फॉर्म्स, ये 1 नंबर के लिए आपके पेपर में आ सकती है। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। इसी के साथ परमाणुविक हथियारों पर भी रोक लगाने के लिए उन्होंने परमाणु हथियार पर भी कह दिया नियंत्रण के लिए कि जितने देशों ने बना लिया है भाई अब इससे ज्यादा कोई नहीं। अस्त्र नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। भाई तुम्हारे पास है और हमारे पास नहीं रहेगा, तुम तो हम पर कभी भी आंख दिखा सकते हो। इसीलिए भारत ने कभी उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत ने कहा कि मैं परमाणु शक्ति संपन्न बनूंगा, लेकिन मैं कभी भी अपनी इस परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करूंगा। उसने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर मैं कभी भी अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग करूंगा तो किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए, हमले के लिए कभी भी नहीं करूंगा। तो बहुत सारे देशों ने अस्त्र नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन भारत ने
भारत में नहीं करे तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा, स्वाभाविक है। भारत जो नहीं करेगा वही पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की तो नस्ल में ही है देखा देखी करना। आगे सुनो। अस्त नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उसको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पारंपरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है कि हथियारों को कम से कम बनाया जाए, कुछ हथियारों के प्रयोग को रोक दिया जाए, जिससे कि सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा के को सुनिश्चित किया जा सके। अस्त्र नियंत्रण है एक तरीका, अस्त्र नियंत्रण है आपका, और निशस्त्रीकरण है, और क्या है, विश्वास। भाई अगर आपके दोनों के बीच में विश्वास बना रहेगा तो आप कभी लड़ाई करने के लिए जाएंगे ही नहीं। विश्वास ही नहीं होता तभी तो लड़ाई होती है ना। और विश्वास कायम कर दिया जाए तो हर चीज में लड़ाई ही खत्म। लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? विश्वास का ना होना, विश्वास का ना होना। तो अगर सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है आपको दुनिया में, तो दुनिया को एक दूसरे पर क्या करवा दो? विश्वास करवा, सबके हथियार खत्म करवा दो। ये तरीके हैं सुरक्षा में पारंपरिक। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे और सुन लो विस्तार से। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की सुरक्षा की जा सकती थी। देखो ये सब कहने की बात है। दुनिया हथियार बहुत कम बना रही है, लेकिन फिर भी बना तो रही है ना। क्या हम अपने देश की सुरक्षा के लिए नए विमान, नए फाइटर जेट्स नहीं बना रहे हैं, नई मिसाइल का आविष्कार नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक पारंपरिक सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता, नहीं करता कोई किसी पर आंख मूंदकर विश्वास। इसीलिए हर कोई कहता है हम तैयारी करके रखेंगे कि कभी भी हो तो सर कलम करने में समय नहीं लगना चाहिए। समझना की बात? तो किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, इसीलिए सब तैयारी करके रखें। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसे रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि के दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। अब मैं मानता हूं बहुत सारे देशों ने परमाणु शक्ति बनाने के खिलाफ हस्ताक्षर कर रखे, लेकिन फिर भी वो लोग हथियार तो बना ही रहे हैं ना, नए तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। समझ में? मान लिया मैं परमाणु हथियार नहीं यूज होगा, फिर भी तो बहुत सारे तरीके हैं ना जिनसे एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। बहुत सारे तरीके हैं, है ना, हमने देखा ना, बहुत सारे तरीके हैं। विश्वास जब तक नहीं पैदा होगा ना देशों के बीच में, तब तक सुरक्षा सुनिश्चित ही नहीं हो सकती है। सुरक्षा सुनिश्चित करनी है आपको तो आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। बिना विश्वास के ये कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे आप हथियार बनाना बंद कर दो और कुछ हथियारों पर रोक लगा दो, कोई फायदा नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका है सुरक्षा का विश्वास। विश्वास से ज्यादा बेहतरीन तरीका सुरक्षा का कोई और नहीं है। जान लो आप इस बात को बखूबी। ठीक है, आगे सुनो। जैसा कि हमने अध्याय में देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि शामिल है। परमाणु प्रसार संधि भी एक परमाणु प्रसार संधि भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी।
क्योंकि इससे परमाणु हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया। परमाणु अप्रसार संधि के ने पारमाणविक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ ने, भाई जो ताकतवर होता है उसी के नियम चलते हैं, उसी के कायदे चलते हैं। तो इन्होंने कह दिया साफ साफ कि 1967 से पहले जिसने भी परमाणु हथियार बना लिए हैं या उनका परीक्षण कर लिया है, वही परमाणु हथियार अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नियम कायदे बना दिए, नियम और कायदे बना दिए कि ये परमाणु हथियार रखा जाएगा तो इस प्रकार से रखा जाएगा, नहीं तो आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते। इस प्रकार अस्त्र नियंत्रण के माध्यम से आपने परमाणु हथियारों के निर्माणों पर तो रोक लगा दी, लेकिन सुरक्षा के लिए खतराएं और भी बहुत है। एक तरीके से ये कर दिया इन्होंने कि परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या को बहुत कम कर दिया, जिससे कि सुरक्षा का खतरा थोड़ा सा, सुरक्षा पर पारंपरिक सुरक्षा का जो खतरा एक बहुत व्यापक था उसको थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन खतरा कम नहीं हो गया है। और दूसरे तरीके के तो हथियार देश बना ही रहे हैं, रिसर्च चल रही है, हथियार बन रहे हैं, बहुत सारे तरीके। और जब युद्ध होता है जतिन, तो मैं आपको कह देता हूँ, कोई नियम नहीं मानता, कोई किसी भी प्रकार का नियम नहीं मानता, सब सारे नियमों को ताक पे रखते हैं और सिर्फ एक उद्देश्य से युद्ध लड़ते हैं, जीतना है। जीतने से ज्यादा कुछ नहीं होता। सारे के सारे सिद्धांत किताब पे लिखे रह जाते हैं, कोई उन सिद्धांतों का पालन नहीं करता। युद्ध के समय खास तौर पर युद्ध जब होता है तो कोई किसी भी प्रकार का सिद्धांत नहीं देखता है, सिर्फ युद्ध लड़ता है, और युद्ध इस प्रकार का लड़ता है कि सिर्फ जीत होनी चाहिए। फिर वो कैसे भी हथियार प्रयोग करता है कुछ नहीं देखता। समझ में आई बात? आगे सुनो, ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। भाई सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि विश्वास बहाली करा दी जाए, विश्वास पैदा कर दिया जाए सबके साथ, जिससे कि खतरा ही समाप्त। यही तो नहीं हो पाता, यही तो नहीं हो पाता। तो अगर जब भी आप आंसर लिखें पारंपरिक सुरक्षा के तरीके, तो सबसे पहला पॉइंट विश्वास को ही रखना, फिर उसके बाद अस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण को रखना। सबसे पहले विश्वास को रखना कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके को अगर स्थापित करना है दुनिया में, तो दुनिया में विश्वास को कायम करिए आप। विश्वास अगर कायम हो जाएगा तो दुनिया में खतरे नाम की चीज ही नहीं रहेगी। मुझे आप पर विश्वास हो जाए, आपको मुझ पर विश्वास हो जाए कि मैं आप पर हमला नहीं करूंगा, आप मुझ पर हमला नहीं करेंगे, आप मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे, मैं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा। बस यही हो जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। लेकिन यही तो नहीं हो पाता, यही तो नहीं हो पाता, जिस कारण से दुनिया हथियारों का निर्माण करती है। समझ में आई बात? यही अगर हो जाता अपने और पाकिस्तान के बीच में, तो हमें इतनी ज्यादा सेना खड़ी करनी पड़ती, इतनी ज्यादा सेना खड़ी करनी पड़ती, इतनी ज्यादा सैनिकों की जान को जोखिम में डालना पड़ता? कदापि नहीं। यही तो नहीं है ना, इसीलिए तो हमें सेना खड़ी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात?
विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस किस्म के सैन्य बल है। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों का कहां तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। कुल मिलाकर देश तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका के संबद्ध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जाता है। जिससे खतरा है उसी से सुरक्षा है। सैन्य बल ही से पारंपरिक धारणा में खतरा भी है और पारंपरिक सुरक्षा का तरीका भी क्या है? सैन्य बल। सीधी बात, नो बकवास। सेना से दूसरे देश की सेना से खतरा है तो हमें भी अपनी सेना बनानी पड़ेगी, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। और विश्वास की बात जो करी गई है यहाँ पर, कोई किसी को अपने हथियारों की सही संख्या कभी नहीं बताता, कोई कभी नहीं बताता। कोई भी अपने खुफिया तरीके नहीं बताता कि मैं तुझे युद्ध में कैसे पराजित कर दूंगा, कोई नहीं बताएगा। हाँ, बस इतना बता दिया जाता है, हाँ भाई मैं तेरे से लड़ने के लिए अभी इच्छुक नहीं हूँ, ये जरूर बता। देखिए, इस वीडियो के बड़े होने का कारण भी है क्योंकि तीनों टॉपिक एक से है। अगर मैंने इनको छोड़ा होता तो इनमें गफलत हो जाती, आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इनको इतना ज्यादा लंबा किया। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।